सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनवीर अहमद। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स के साथ साथ हम समझेंगे इस टॉपिक्स में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, so let me start the today's topic, and the today's topic of discussion is electrochemistry, and the topic of discussion is a electrolytic conductance। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कंडक्टर्स के बारे में स्टडी किया होगा क्लास 10th में, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जनरली मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। बट इन द केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर के अंदर भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, जब उसमें कोई आप इलेक्ट्रोलाइट्स को डालते हो। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो उसको जैसे ही तुम डालोगे पानी में तो क्या होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शंस की टेंडेंसी को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो टॉपिक हमारी क्या रहेगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, नॉट अ कंडक्टेंस। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से क्या कंडक्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन में, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मुझे समझना होगा इलेक्ट्रोलाइट्स कह किनको रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। अगर मैं आप देख रहे हो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट अगर मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट या इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट और एंड aqueous solution of electrolyte conducts electricity because of migration of ion, तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझेंगे हम लोग कि कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके बारे में और काफ़ी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मीनिंग क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो आपके पास क्या है, एक जार में मैंने एक जार लिया, उस जार में आपने क्या किया, लिक्विड को फिल कर दिया। लिक्विड को इस तरह से फिल कर दिया। अब इसको फिल करने के बाद क्या है कि इसमें मैंने क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट्स को डाला। इलेक्ट्रोलाइट में भी NaCl हो सकती हैं, कॉपर सल्फेट हो सकती हैं, जिंक सल्फेट हो सकती हैं, ठीक है, या HCl हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करती हैं, इसके अंदर जाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की टेंडेंसी को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहला टर्म आएगा आपका मेटेलिक कंडक्टर का और आयनिक कंडक्टर का। तो इस कंडक्टर का कंडक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहला। तो पहला इसकी स्टडी करने से पहले थोड़े इसके बारे में बेसिक टर्म्स का यूज़ कर लेते हैं और हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसमें आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रोड्स को इस तरह से डालोगे। ठीक है, अब इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आयन का माइग्रेशन होगा इस इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और फाइनली वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की टेंडेंसी को बढ़ाती है। तो ये तुम्हारा लेंथ हो गया L, और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा वो तुम्हारा क्या होगा, A। तो यहाँ पर भी देखेंगे, अगर कंडक्टर है आपका, क्या है, कंडक्टर, तो अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे भी देखेंगे क्या चीज़, R इज इक्वल टू, एक रिलेशन आपने पढ़ा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या होती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किस पे, लेंथ पे, एंड द रेजिस्टेंस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होती हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होती हैं। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिला था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलता है किस चीज़ का, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के बेसिस पे तुम्हारा एक रिलेशन यहाँ से निकल आती है। यहाँ हो गया आपका एक ए, जो ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन किन्हें कह रहे हैं, साइड वाली एरिया को कह रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसी तरह अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे देखोगे ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है ना, इस एरिया की बात हो रही है। ये एरिया जो तुम्हारा फ्लैट वाला एरिया है, उस एरिया के अंदर जितने सारे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक है, उसके बारे में स्टडी हो रही है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कितना रेजिस्टेंस को ऑफर करेंगी। तो उसके लिए भी क्या होगा, एक पार्टिकुलर कंडीशन में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अगर वोल्टेज सप्लाई करोगे आप इसमें, तो क्या होगा, इस दो एरिया के बीच में जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल होंगे वो क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस को ऑफर करेंगे, जिनको हम लोग लिमिटेड वोल्टेज सप्लाई में हम लोग रेजिस्टेंस को जो निकालते हैं उसमें भी क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। इसमें भी क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगी उसकी, और उसको हम लोग करेंगे रो L बाई A से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर के लिए देख लिया आपने, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से दो चीज़ें आपने डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ से फाइनली रिलेशन क्या लाया आपने, R इज इक्वल टू रो L बाई A लाया। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या, R इज इक्वल टू रो L बाई A का रिलेशन लाया। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला, कंडक्टर अगर है मेटेलिक कंडक्टर तो उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और आपके एक आयनिक कंडक्टर में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जान लें ताकि हम लोगों को आगे फर्दर और समझने में ईज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इस चीज को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। चलो, एक रिलेशन निकल गया मेरा, क्या चीज, यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया, R इज इक्वल टू रो L बाई A, दोनों के लिए होगा आपका। यहाँ पे भी R क्या होगी, रो L बाई A। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करें, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो गया, मेटालिक कंडक्टर हो गया, मेटालिक कंडक्टर हो गया आपका। और ये क्या हो गया आपका, आयोनिक कंडक्टर हो गया आपका। ठीक है, आप दोनों में डिफरेंसेस समझिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, मेटालिक कंडक्टर में क्या क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर में अगर देखोगे आप तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेयर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is due to transfer of electrons, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। और मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, मतलब कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल्स में उन्हें कर्नेल कहते हैं। ठीक है, तो कर्नेल वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं कहीं ना कहीं माइग्रेशन में। अब माइग्रेशन की वजह से क्या होती है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, हेयर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी occurs due to the migration of ion, migration of ion। तो आयन की माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या होती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट में अगर देखा जाए, हेयर केमिकल chemical dissociations are not involved। यहाँ पे केमिकल डिसोसिएशन आपका नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ आयनिक कंडक्टर में क्या होता है, हेयर केमिकल डिसोसिएशन। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है, आयन के फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, हेयर केमिकल डिसोसिएशन
occurs getting। तो थर्ड पॉइंट में अगर देखा जाए इसमें मेटालिक कंडक्टर में तो आपका क्या आएगा, देखो थर्ड पॉइंट में क्या है कि इनकी जो कंडक्टिविटी काफ़ी हाई है, कंडक्टिंग पावर अगर मैं कंपेयर करूं, कंडक्टिंग पावर is high, conducting power is high, but in the case of this third point, conducting power is less as compared to metallic conductor। गेटिंग। सो फोर्थ पॉइंट में अगर देखा जाएगा इसके रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, मेटालिक कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस की बात करो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो मैंने यहाँ पे क्या देखा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। सो यहाँ पे क्या होगा आपका, कंडक्टिविटी आपकी यहाँ डिक्रीज करती है। इन द केस ऑफ दिस आयनिक कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होती है कि जैसे रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज करती ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी यहाँ पे, कंडक्टिविटी वो क्या होती है आपका, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, वहाँ डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे में। ठीक है, तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि कंडक्टर में अगर मान लो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन में माइग्रेशंस काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को पास करोगे, ठीक है, तो वो आसानी से पास नहीं होती है, तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करने के बाद ऑब्वियसली कि तुम्हारा रेजिस्टेंस जहाँ पे ऑफर करेगी ज़्यादा कोई भी कंडक्टर, तो वहाँ उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। बट इन द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर आयनिक कंडक्टर में क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे जितने सारे आयनिक कंडक्टर में टर्म्स यूज होते हैं, इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से इसको आप वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू द आयोनिक कंडक्टर। इसमें कुछ बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टर्म तुम्हारा आता है कंडक्टेंस का। क्या आता है, पहला टर्म आपका क्या है, कंडक्टेंस। ये क्या होती है, इनको हम लोग एक सिंबोलॉजी इससे डिनोट करते हैं। इनको अगर मैं डिफाइन करूं कंडक्टेंस को, तो क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होती है, रेजिस्टेंस के जस्ट रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, एक कंडक्टेंस मिलती है। मतलब इनको अगर जी से डिनोट कर रहे हैं, अगर हम जी से अगर डिनोट कर रहे हैं कंडक्टेंस को, तो जी को लिखेंगे 1/r। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, जी इज इक्वल टू 1/r। और इनका अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट में क्या करेंगे, 1/ओम में करेंगे, और इसको जब हम लोग इसको न्यूमरेटर में लाएंगे ओम को, तो ओम इनवर्स हो जाती है। इसी ओम इनवर्स को लिखते हैं हम लोग, क्या चीज़, सेमन लिखते हैं। ठीक है, सेमन, और सेमन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या लिख रहा हूं मैं, कंडक्टिविटी। ये नेक्स्ट तुम्हारा है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, या तो तुम्हारा सिग्मा से डिनोट करेंगे, या तो उसको हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी को। तो सिग्मा को कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग, फिजिक्स में यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, फिजिक्स में यूज़ करेंगे। और कप्पा जो यूज़ करेंगे हम लोग कहाँ पे, कप्पा जो टर्म है आपका केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, सो सिग्मा का यूज़ समझ में आ गया और कप्पा का यूज़ समझ में आ गया। अब इसको मैं अगर डिफाइन कर रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ
इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, कंडक्टिविटी को अगर कप्पा लिख रहे हो आप, ठीक है, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ρ। ठीक है, तो रो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। आर इज इक्वल टू क्या होती है आपका, ρl/a। चलिए रो का भी मैं यहाँ से आपको यूनिट निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे यूनिट निकाली जाती है। तो आर का क्या हो गया, ओम। रो मुझे पता नहीं क्या होती है, यूनिट निकालना है इसका। और आपका अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली क्या होती है, मीटर्स में तो लेंगे नहीं यूनिट्स, क्योंकि तुम्हारे क्या होती है, एक छोटे से कंटेनर में ले रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो उस कंडीशन में अगर सेंटीमीटर के कंडीशन में लिख रहा हूँ तो इसको लिख सकता हूँ सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको कट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से फाइनली रो की जो यूनिट होगी आपको ओम सेंटीमीटर आएगी। तो ये किसका यूनिट हो गया आपका, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इनको यहाँ पुट करके देखते हैं, कप्पा में पुट करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा इसके बारे में समझते हैं। तो रो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। इनको जब आपका क्या करोगे, इसको न्यूमरेटर में, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कप्पा की जो आपकी यूनिट है वो क्या आएगी आपका 1/ओम सेंटीमीटर। इसको मैं जब न्यूमरेटर में लाऊंगा तो यही ओम सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी ये। ठीक है, सो यहाँ से आपको मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ओम इनवर्स का जो यूनिट होता है वो सीमेन होता है। तो सीमेन यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मूविंग टू द फर्दर टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट में तुम्हारा यहाँ कुछ रिलेशन निकालूंगा मैं आप कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बेसिस पे। तो यहाँ से ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई होगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कंडक्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का तुम्हारा क्या है, रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहला रही है। कंडक्टिविटी के लिए कह रहा हूँ, ये भी तुम्हारी किसकी होगी, रेजिस्टिविटी की जस्ट रेसिप्रोकल दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी कहला रही है, जिनको हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से या सिग्मा से डिनोट करेंगे फिजिक्स के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल गया, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, जिनकी यूनिट होगी आपका सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, और इरेज करने के बाद मैं फर्दर आपको एक रिलेशन बताऊंगा। नेक्स्ट रिलेशन आप देखेंगे, ध्यान अब देखेंगे। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, कि आप जब देखोगे R इज इक्वल टू ρl/a। ठीक है, ये तुम्हारा एक रिलेशन आया था मेरा ρl/a। अब इनको मैं कन्वर्ट करूंगा कप्पा में सेल कांस्टेंट और जी है दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस में कन्वर्ट करूंगा। आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखिए। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/r कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1/ρ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं l/a के रेशियो के अकॉर्डिंग इस तरह से लिख दे रहा हूँ। उस कंडीशन में क्या होगा, 1/ρ को लिख सकता हूँ क्या चीज़ में, कप्पा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि क्या होती है, रेजिस्टिविटी की जस्ट इनवर्स होती है, क्या कप्पा होती है। और 1/r को हम लोग जी लिख रहे थे, और ये जो तुम्हारा क्या है लेंथ और लेंथ बाई एरिया वो कहलाती है जी स्टार। क्या कहलाएगी आपका, ये जी स्टार कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिला फाइनली, क्या चीज़, k इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर ले हम कंडक्टिविटी को। तो कंडक्टिविटी कप्पा कहलाती है। तो इसको अगर मैं देखा जाए कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक क्या रख दिया मैंने, इलेक्ट्रोड्स को रखा। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स को रखा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड का जो लेंथ है आपका इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स दैट इज कॉल्ड एल है, और इनका एरिया क्या है आपका ए है, मान लो ये एरिया है। इस कंडीशन में देखोगे इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स आपके अवेलेबल होंगे, इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स आपके अवेलेबल हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला क्या है आपका, यहाँ पे अगर मान लो कि आपका लेंथ 1 यूनिट लिया जाए और आपका एरिया भी
1 यूनिट अगर लिया जाए, उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, यहाँ L/A की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी कितने हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उस कंडीशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये G के बराबर होगा। तो कह सकता हूँ कप्पा क्या है, इज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक solution having cross sectional area is 1 सेंटीमीटर कह सकता हूँ, and the distance between them is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं कह सकता हूँ कि एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के लिए, इसको कह सकता हूँ 1 मिलीलीटर में जो भी तुम्हारा कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कंडक्टेंस के बराबर होती हैं। ठीक है, ये इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक दैट इज कॉल्ड 1 मिलीलीटर, है ना। तो 1 मिलीलीटर में तुम्हारे जितने भी तुम्हारी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है, इसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो आराम से आप। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि 1 मिलीलीटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जा रहा है तो वहाँ पे वो क्या चीज़ है, कंडक्टिविटी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं कह सकता हूँ इसको और अच्छे से डिफाइन करना, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप 1 यूनिट एरिया और 1 यूनिट लेंथ के बीच में अगर तुम्हारा क्या रख रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट के रखते हो, तो उसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, आपका 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी कहलाएगी वो, और वो कंडक्टेंस के बराबर होंगी। नेक्स्ट टर्म तुम्हारा आता है क्या चीज़, वो नेक्स्ट टर्म तुम्हारा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वो है आपका मोलर कंडक्टेंस। वो क्या है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, ये टॉपिक आपकी नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला मोलर कंडक्टेंस की बात करूँ तो मोलर कंडक्टेंस में क्या होगा, इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल के लिए इलेक्ट्रोलाइट की जो भी तुम्हारे कंडक्टेंस होंगे दैट इज कॉल्ड उसकी मोलर कंडक्टेंस कहलाती है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरह से फाइंड करोगे। सपोज आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें रखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट रख दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है आपका इस तरह से। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोड के बीच में तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो ये इलेक्ट्रोड का जो तुम्हारा अमाउंट है वो 1 मोल का है। ठीक, 1 मोल कहने का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस मौजूद है यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के। ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ पे मान लो कि m इसकी मोलैरिटी है, m इसकी मोलैरिटी है। ठीक है, और ये v वॉल्यूम के लिए यहाँ पे मैं निकालना चाह रहा हूँ उसकी मोलैरिटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका मोलर कंडक्टेंस निकालना हो, जैसे मैंने बताया ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में, मतलब 1 मिलीलीटर में जो भी तुम्हारा कंडक्टेंस होती है वो कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मोल ले रहा हूँ किसी भी सोल्यूशन में, उसकी क्या होगी, तो 1 मोल सोल्यूशंस के लिए वो कितना मोलर कंडक्टेंस होगा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या दिया गया, 1 मोल के लिए आपका मोलर कंडक्टेंस कितना है इसके बारे में समझते हैं। तो एज वी नो दैट द मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा सोल्यूशन है वो कितना है, 1 मोल का है,
उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू लिखेंगे 1/v जो कि लीटर में होगा आपका। तो v को जब लीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/m, और उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे अगर वॉल्यूम को, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको 1000 मिलीलीटर बाई m। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, v इन मिलीलीटर फाइंड हो गया। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे किस में, जैसे मैंने बताया ना कि अगर 1 मिलीलीटर के लिए कप्पा क्या है तुम्हारा, एक कंडक्टेंस के बराबर है, तो इसको अगर v वॉल्यूम के लिए फाइंड कर रहे हो आप, तो एक फॉर्मूला यहाँ से ही बन जाता है आपका, है ना। तो कह सकता हूँ कि कप्पा को अगर v वॉल्यूम के लिए फाइंड करोगे, मतलब कि मैंने बोला कि 1 मोल मतलब कि 1 मिलीलीटर में क्या होगा, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर है। ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको क्या चीज़ है कि अगर v वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हो तो v वॉल्यूम के लिए अलग होगा कुछ कंडीशंस। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, k इंटू वी दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करें इसके बारे में समझोगे। मतलब कि 1 मोल के लिए अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ, मतलब कि 1 मिलीलीटर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, उसको हम लोग कंडक्टिविटी कह रहे हैं। तो उसमें कितना ले रहे हैं हम लोग, 1 मिलीलीटर ले रहे हैं। तो अगर v वॉल्यूम के लिए लिखेंगे तो v वॉल्यूम के लिए क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मोलर कंडक्टिविटी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको फाइनली अगर लिखना चाहें तो हमको क्या मिलेगा इसके बारे में समझिए। यहाँ मोलर कंडक्टिविटी का लिख रहा हूँ मैं, तो क्या लिखूँगा k इंटू यहाँ से आपको v निकल चुका है, v किस में लिखे थे मैंने, मिलीलीटर में निकाला था। मिलीलीटर में वॉल्यूम यहाँ से मैंने फाइंड किया 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए कितना हो गया 1000 अपॉन m। तो फाइनली जो रिलेशन मिला मुझे वो मोलर कंडक्टिविटी का क्या मिल गया, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई m। तो यही फॉर्मूला को हम लोग कहाँ के यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करने में इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, कंडक्टिविटी दैट इज ऑफर्ड बाय ए 1 मोल ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज कॉल्ड, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m एक रिलेशन हो गया आपका। अब इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट में देख सकते हो आप यहाँ पे कैप m को, अगर कैप m की अगर मान लो ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर हो जाएगी, और ये पर लीटर को क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कन्वर्ट करोगे आप सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल, ये आ जाएगा ऊपर में आपका लीटर, तो लीटर का हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में कर दे रहे हैं। इसको फाइनली करोगे तो मिलेगा आपको सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर बाई पर मोल। ठीक है, इस तरह से अगर इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कुछ और यूनिट होगी इसकी। ठीक है, तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या लिखूँगा, 10⁻² टू द पावर 2 मीटर अपॉन पर मोल दैट इज सीमेन मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ अपॉन मोल इनवर्स। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो। तो एक जैसे मैंने m मोल के लिए 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं तो उसकी मोलारिटी की वैल्यू लेंगे। अगर मान लो 1 इक्विवेलेंट के लिए निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, इक्विवेलेंट की जगह यहाँ नॉर्मेलिटी को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होती है, नॉर्मेलिटी को शो करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, यहाँ तो मैंने आपको डिस्कस किया क्या, मोलर कंडक्टिविटी, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो गया आपका, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ए 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो भी कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड, उसकी मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी। अब इसको ये किसके बराबर होती है, कंडक्टिविटी के बराबर कब होगी, तो मैंने बताया ना कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस के बराबर हो रही है। तो v वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हो आप, k इंटू वी लिख सकते हो, और वो जो तुम्हारी होगी वो किसके लिए होगा, तो आपका 1 मोल के लिए होगी। ठीक है, इसी को मैंने क्या किया, रिवर्स किया यहाँ से, तो v वॉल्यूम यहाँ से फाइंड किया मैंने। गिवन सॉल्यूशन में क्या था आपका, मोलारिटी गिवन थे, तो मोलारिटी में क्या होता है, मोल्स पर लीटर होती है। तो यहाँ से मैंने आपको वॉल्यूम का रिलेशन निकाल लिया, इस वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे पुट किया, तो फाइनली क्या मिल गया, मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। और इस मोलर कंडक्टिविटी को फिर क्या इसका यहाँ पे एक्सप्रेस किया तो मुझे ये फॉर्मूला मिला। फाइनली इसकी अगर एसआई यूनिट्स की बात करूँ तो यूनिट्स में क्या हो जाएगा आपका, कप्पा की यूनिट होती है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और आपकी क्या हो गई, मोलारिटी की होती है मोल पर लीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर क्यूबिक में,
तो यहाँ कन्वर्ट करने के बाद आपको यूनिट क्या मिला, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई पर मोल। अब फाइनली तुम्हारा मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पे क्या होता है, 1/100 से डिवाइड करनी पड़ती है। तो 1/100 को मैंने लिखा 10⁻⁻2 मीटर, दैट इज कॉल्ड 10⁻4 हो जाएगी यहाँ पे। तो 10⁻4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जो कि आपको मीटर में यूनिट हो गया किसके लिए, आपका मोलर कंडक्टेंस का। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा इसकी बात करूं मैं, इसी चीज में समझोगे ध्यान से। अब इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल, not a 1 mole, one equivalent of an electrolytic solution, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक है, तो 1 इक्विवेलेंट के लिए जो भी तुम्हारा कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाती है। अब इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो 1 इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने यूज़ किया था अभी कप्पा इंटू भी, किसके लिए था आपका, ये मोलारिटी के लिए था। अगर मान लो यहाँ नॉर्मेलिटी दिया रहा है तो इसी रिलेशन से आपको बस कन्वर्ट करना है क्या चीज़, एक यूनिट मिला मुझे, ये तुम्हारा किसके लिए था, 1 मोल के लिए था, 1000/m थी, किसके लिए, 1 मोल के लिए ये आया था रिलेशन। तो अगर 1 इक्विवेलेंट की बात करें तो 1 इक्विवेलेंट क्या होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1/v लिखेंगे इसको भी, तो यहाँ भी कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, कप्पा इंटू 1000/n। बस ये रिलेशन में आपको ये याद रखना है कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में ये रिलेशन है। और मुझे पता है कि मोलारिटी बराबर क्या होता है, यहाँ देखोगे कि m इंटू n फैक्टर, किसी भी मान लो आयंस के लिए नंबर ऑफ n फैक्टर देखेंगे वो किसके बराबर होती हैं, n के बराबर होती हैं। तो इसको ध्यान से रखोगे, इसके अकॉर्डिंग इस पे लगाओगे फॉर्मूला तो आपको फाइनली वो रिलेशन निकल आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट, बस यहाँ देखना है आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मेलिटी होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए, यहाँ पे m होगी आपका इसके लिए, आपका मोलर कंडक्टेंस के लिए। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं क्या चीज़ है, नॉर्मेलिटी। तो चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी डील कर लेते हैं। जितने सारे फॉर्मूलाज को बताया उसको पहले मैं एक शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, क्या क्या मैंने सीखा आज, है ना। शॉर्टकट वे में इसको इंक्लूड करेंगे, उसके बाद फाइनली इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्या क्या सीखा आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, ठीक है, पहला हमने देखा क्या चीज़ कि हमने सबसे पहले क्या सीखा, जी की वैल्यू निकालना। तो जी इज इक्वल टू क्या होती है, 1/r, एक रिलेशन ये मिला। नेक्स्ट पे क्या मिला आपको, कंडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, ये 2 रिलेशन मिल गया आपका। और थर्ड रिलेशन मिला था, इन दोनों को जब हमने मर्ज किया तो मर्ज करने के बाद क्या मिल रहा था हमें, मर्ज करने पे क्या मिला, कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार इंटू जी मिली। ठीक है, फाइनली हमें क्या मिला, जी स्टार इंटू जी का रिलेशन मिला। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या चीज़, मोलर कंडक्टिविटी को। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही थी आपकी, कप्पा इंटू 1000/m मिला। और आपका लास्ट में मिला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करूं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए मोलर कंडक्टेंस का यूनिट हो गया। तो इक्विवेलेंट के लिए आपको कैप एम तुम्हारा किसके लिए हो गया, मोलर कंडक्टेंस के लिए हो गया। और कैप इक्विवेलेंट किसके लिए होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो कि तुम्हारे क्या हो गया, कप्पा इंटू 1000 बाई यहाँ पे नॉर्मेलिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इस 4 इक्वेशन हमने सीखा, सबको मैं एक साइड लिख दे रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुझे हेल्प मिले। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इक्विवेलेंट लिखेंगे तो यहाँ नॉर्मेलिटी लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कप्पा इंटू 1000 कर देंगे, है ना। तो चलिए कुछ इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है
क्वेश्चन पहला है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को लिख दिया इधर। क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट फॉर द conductivity cell having conductivity of 10 to the power minus 6 7 centimeter inverse and of the cross section area is 2 centimeter square and the distance between them is 1 centimeter। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था आपको सेल कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार, ठीक है। एक रिलेशन ये मिल गया आपको। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से रिलेशन, K इज इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी दिया हुआ है, मतलब K की वैल्यू यहाँ गिवन है आपको 10 to the power minus 6 7 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। और आपका क्या दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपका लेंथ कितना है आपका 1 सेंटीमीटर गिवन है आपका। तो यहाँ से आपको सेल कांस्टेंट निकालने, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, जी स्टार होती है, और यहाँ पे कप्पा की वैल्यू गिवन है 10 to the power minus 6 7 सेंटीमीटर इनवर्स, और जी की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम लोग। देखो यहाँ सेल कांस्टेंट तो ऑलरेडी यहाँ से निकल जाएगा आपका जी स्टार, क्योंकि यहाँ वैल्यू दी हुई है ना। तो जी स्टार की वैल्यू क्या होती है आपका, L/A होता है, यहाँ पे L कितना 1 है, और आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका एरिया है। तो यहाँ से ये कैंसिल बनेगी आपका 0.5 मीटर सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से रिलेशन मिल गया, तो आप जी को आराम से फाइंड कर सकते हो। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ से आप जी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सेल कांस्टेंट पहले निकाला। तो यहाँ सेल कांस्टेंट को जब इसमें पुट करोगे, तो यहाँ से आप कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ से कंडक्टेंस को भी फाइंड कर सकते हो यहाँ से। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ 10 to the power minus 6 7 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज डिवाइड बाई 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगी। और फाइनली क्या मिल गया आपको, यहाँ से आप इसको ये करोगे 10/2 10/5 इंटू 10 to the power minus 6, दैट इज ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। 7 मिल गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 इंटू 10 to the power minus 6 हो जाएगी आपकी 7, दैट इज कॉल्ड जी की वैल्यू। यहाँ से फाइंड कर सकते हो आराम से, ठीक है। जी की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, और यहाँ पे आपका सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से निकल आई। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इसके बारे में नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके इसको नोट कर सकते हो क्वेश्चंस को, और इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं इसी पे बेस्ड कि आपको उसमें क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, कैलकुलेट द, क्वेश्चन है कैलकुलेट द resistance of conductivity cell having cross sectional area is 5 centimeter square and the distance
between two electrodes is 1 centimeter. Given conductivity of the cell is 2.5 into 10 to the power minus 2 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालने। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूबिक स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूला के बेसिस पे समझते हैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो एक ही रिलेशन है, कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार इंटू जी। एक फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग, कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार इंटू जी। तो यहाँ से आपको कप्पा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये रिलेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू जी स्टार क्या हो जाएगी आपका, जी स्टार यहाँ पे गिवन है, नहीं गिवन है तो जी स्टार में क्या लिखेंगे, एल बाई लिखेंगे। तो एल की वैल्यू क्या है, 1 है, और 1/5 कर सकता हूँ इसको, जी स्टार निकल जाएगी, यहाँ से आपको जी निकल जाएगा, ठीक है। तो जी फाइंड करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको सबसे पहला 1/5 जैसे लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगी तो सेंटीमीटर इन्वर्स आ जाएगी। तो 1/5 सेंटीमीटर इन्वर्स इंटू जी, और जी की वैल्यू क्या आएगी 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सीमेन सेंटीमीटर इन्वर्स। तो यहाँ से आप इसको सेंटीमीटर इन्वर्स दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगी, 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 7 मिलेगी, दैट इज कॉल्ड जी के बराबर होगी। एज वी नो दैट जी इज इक्वल टू 1/r होती हैं, तो 1/r इज इक्वल टू क्या लिखो 120, 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सीमेन मिलेगी। अब इसको रिवर्स करोगे आप तो रेजिस्टेंस मिल जाएगी, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा 1/12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। जिसको रिवर्स करोगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगी 100/12.5, ठीक है। तो ये ओम के बराबर हो जाएगी। यहाँ से आप एक यूनिट हटाओ, एक ज़ीरो डालोगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगी आपको, देखो यहाँ 8 टाइम्स में ये पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो 8 ओम आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन मिल गया, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके पास प्रॉब्लम है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 m SCl सॉल्यूशन इज 1 ओम। तो एक सेल कांस्टेंट किसी भी, अगर मान लो कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को तैयार कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, सेल कांस्टेंट तो फिक्स होगा आपका, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखोगे, एक तुम्हारा सेल है मान लो यहाँ, इस तरह से मैंने इसको फिल्ड किया है, ठीक है। तो इसकी सेल कांस्टेंट लेंथ क्या होगी आपकी, फिक्स होगी, और आपका इसका एरिया फिक्स होगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो सेल कांस्टेंट सबसे पहले क्या करेंगे कि उस मोलैरिटी पे, जो मोलैरिटी आपका गिवन है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या उसके बारे में समझते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 0.1 m SCl के सॉल्यूशन में देखा गया, उसमें जो रेजिस्टेंस कितना है आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस बन रहा है, R इज इक्वल टू 100 ओम आ रही है। तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिला, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.2 m SCl सॉल्यूशन इज 520। जब इसको 0.1 रख रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इतनी है। तो यहाँ से हम बहुत ही अच्छी तरीक़े से क्या कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। व्हेन फिल्ड विथ 0.2 SCl सॉल्यूशन इन 520, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 0.02 m SCl सॉल्यूशन। तो कंडक्टिविटी एट 0.5 m SCl सॉल्यूशन इज, इतना आपको कंडक्टिविटी गिवन है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कंडक्टिविटी का, गिवन क्या क्या चीज़ है, इस
0.1 HCl में सॉल्यूशन में तुम्हारा कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, कप्पा की वैल्यू भी 1.29 सीमेन मीटर इनवर्स में दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहला कि कप्पा के रिलेशन क्या होती है, G इंटू जी स्टार होती है। इस कंडीशन में देखेंगे सबसे पहला मेरा सेल कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, देखो इसको लिख सकता हूँ 1/r इंटू जी स्टार। ठीक है, इसको फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से, क्या मिलेगा आपको, देखिए कप्पा इंटू आर इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से हम आसानी से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जी स्टार को निकाल सकते हैं। जी स्टार क्या है आपका, सेल कांस्टेंट है, क्लियर है। सो कप्पा की वैल्यू कितनी है, 1.29 सीमेन मीटर इनवर्स इंटू 100 कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगी आपको, देखो ध्यान से, यहाँ से सीमेन को 1/ओम भी कर सकते हो आप, क्योंकि सीमेन का इनवर्स क्या होता है, ओम होती है, ओम इनवर्स को ही तो लिखते हैं सीमेन। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा मुझे, 129 सेल कांस्टेंट है ना, तो मीटर इनवर्स यहाँ से आपको मिल गई सेल कांस्टेंट। तो फर्दर बोला जा रहा है कि 0.02 m HCl सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए। तो हम कंडक्टिविटी के बराबर जाते हैं कि कप्पा इज इक्वल टू क्या होती है, कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इंटू जी स्टार होती है। तो सेल कांस्टेंट ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, सेल कांस्टेंट ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। कितना आया आपका, यहाँ पे 129 मीटर इनवर्स आया था, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप। तो 0.1 m HCl के लिए जी की वैल्यू मैंने बोला था कि चेंज नहीं करती, किसी पर्टिकुलर आप कंटेनर में डालोगे इलेक्ट्रोलाइट्स को तो उसकी लेंथ या एरिया कभी भी चेंज नहीं करेगी। तो L/A का रेशियो कभी चेंज नहीं करेगा, तो जी चेंज नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में जी की वैल्यू यहाँ पे जो दी गई है उसको मैं पुट करूँगा, क्या मिलेगी आपको, 129 मीटर इनवर्स, और इस जी को लिख सकता हूँ 1/r, जो कि आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं 0.02 m HCl में दिया हुआ कितना आपका 520 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो आपको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लोगे आप। तो फाइनली क्या बोला गया है आपको, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए आपको कितना मोल है उसको उससे डिवाइड कर देना है। ये आपको क्या मैंने बताया था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन, ठीक है, मोलारिटी। ठीक है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02 m है। तो 0.02 m मतलब क्या हो, मोल पर लीटर पे है। यहाँ पे तुम्हारा सेंटीमीटर में यूनिट दिए रहते हैं। ठीक है, तो इसको हटाओगे तो इस 1000 को हटा दो, तो कप्पा पर मोल निकालोगे ना यहाँ से, तो फाइनली आपको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ कप्पा की वैल्यू कितनी आई थी आपका, 129 अपॉन 520। ठीक है, और इसकी मोलारिटी कितनी है आपका, देखो तो कितने स्ट्रेंथ का सोल्यूशन है आपका, 0.02 m का सोल्यूशन है। तो यहाँ से आपको इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ओवरऑल जब वैल्यू फाइंड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपको, यहाँ इसको जब फाइंड करोगे तो सबसे पहला वैल्यू यहाँ पे आपको आएगा 0.0248 सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, और नेक्स्ट में जो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको फाइनली 0.02048। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपका वैल्यू जो आएगा 1.24 मोलर कंडक्टिविटी की जो तुम्हारी यूनिट होगी सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल की वैल्यू यहाँ से फाइनली आपको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी फाइंड करने पे। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैलकुलेशन किस तरह से किया, तो आप इस तरह से कर सकते हो। देखो अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे तो यहाँ से क्या मिलेगी, देखो इसको देखोगे 129 है ना, तो 129 को हम लोग 130 लिख सकते हैं। तो 130 अपॉन क्या हो गया आपका 520 मतलब 52 है। तो 52 मतलब यहाँ 52 को 2 टाइम्स में करोगे तो यहाँ पे देखो 2, तो अप्रॉक्सीमेशन से इस तरह से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि आपने 129 को 130 लिखा, यहाँ 520 को 52 लिखा, 10 को बाद में यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स में कितने हो जाएगा 104, बची कितना 26। तो 26 मतलब 260 के अराउंड तुम्हारा आ रहा है वैल्यू। ठीक है, 260 के अराउंड मतलब कि 5 को 260 से डिवाइड करो तो 5 टाइम्स होगी तुम्हारा लगभग, मतलब 4 टाइम्स होगी तुम्हारा। ठीक है, तो 4 टाइम्स में 260 तुम्हारे अप्रॉक्स आएगी। ठीक है, तो वहाँ से 4 फिर फर्दर डिवाइड करोगे तो तुम्हारी ये वैल्यू तुम्हारी आसानी से निकल आती है। ठीक है, तो देखोगे कितना आएगा तुम्हारा 0.248 मीटर इनवर्स, और यहाँ पे तुम फाइंड करोगे तो फाइनली ये वैल्यू से डिवाइड कर दो किसको 0.02 को, तो ऑब्वियस है कि तुम्हारा इसका जस्ट हाफ क्या होगा
248 का हाफ क्या 124 होगी, और जो वैल्यू तुम्हारे जो भी हैं कट छट के तुम्हारे वैल्यू आएंगे 1.24 सीमेंट मीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ से आपका एक प्रॉब्लम भी डील हो गया, किसके बेसिस पे तुम्हारा कप्पा का रिलेशन देखा मैंने और मोलर कंडक्टिविटी रिलेशन देखा, वहाँ से मैंने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड किया, कप्पा फाइंड किया। इससे पहले मैंने सेल कांस्टेंट के भी प्रॉब्लम्स आपको समझाए। तो आई होप क्या जितने सारे डिस्कस करने के बाद आपको ये टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सो टिल देन जितने सारे टॉपिक्स समझ में आया, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप क्या करोगे, उसको लेक्चर्स को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से वो पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ मार्वलस डे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। बाकी इसके जितने सारे नोट्स वगैरह है वो मैं चाहूँगा कि टेलीग्राम के नोट्स भी लिंक्स जो हैं आपके वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, और जितने सारे नोट्स वगैरह है उसके भी मैं लिंक्स कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में डालता रहूँ ताकि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। थैंक यू, हैव अ मार्वलस।